पिछली थैंक्स गिविंग पर नीना ने मुझे अपने परिवार के साथ उसके फार्म हाउस पर डिनर के लिए आमंत्रित किया। मैं उसे बहुत प्यार करता था, इसलिए मैंने झट से हाँ कह दी। हम एक बेहद खूबसूरत रास्ते पर निकल पड़े। आसपास सुंदर पहाड़, सीनरी जैसा व्यू और हरियाली थी। अपने नकली कान को ठीक करते हुए नीना ने कहा कि उसके पेरेंट्स और दादा मुझसे मिलने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। करीब 3 घंटे तक गाड़ी चलाने के बाद हमने बाएं तरफ गाड़ी घुमाई और एक कच्चे रास्ते पर चलने लगे और कुछ देर बाद एक सुंदर घर के सामने आकर रुक गए। घर की बनावट बहुत ही खूबसूरत थी, जिसे देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने गाड़ी का हॉर्न बजाया और करीब 50 साल की उम्र का एक आदमी हाथ में छड़ी लिए चलकर हमारी तरफ आने लगा। वो अपने बाएं पैर से थोड़ा थोड़ा लंगड़ा कर चल रहा था। जब हमारी आंखें मिली तो उसने मुझे घूर कर देखा, क्योंकि मैं उसकी चाल देख रहा था। नीना भागते हुए उनसे गले मिली। हाय डैड, मैंने आपको बहुत मिस किया। उन्होंने भी उसे गले लगाया और मुझसे कहा, तुम जरूर जस्टिन हो गए। जी सर, मुझे आमंत्रित करने के लिए शुक्रिया। तुम मुझे आर्नल्ड बुला सकते हो। ऐसा कहते हुए वो मेरी तरफ देखकर अजीब ढंग से मुस्कुराए और हमें घर के अंदर ले गए। वो घर काफी बड़ा था और उसमें काफी महंगी महंगी चीजें रखी हुई थी। फायरप्लेस के पास एक लाल रंग की बड़ी सी कुर्सी रखी हुई थी और एक बूढ़ा आदमी आंखों पर काला चश्मा लगाए उस पर बैठा हुआ था। अंदर आने पर उन्होंने हमारी तरफ देखा और कहा, यह आ गई हमारी बारबी और उसके साथ शायद उसका खिलौना। ओह, बस भी कीजिए ग्रैंडपा। नीना शर्माने लगी, लेकिन मैं उनके पास गया और उनसे हाथ मिलाया। पहले तो मुझे लगा कि शायद वो अंधे हैं, लेकिन उन्होंने काफी कसकर मेरा हाथ पकड़ा और फिर अपना सर ऊपर नीचे किया जैसे वो मुझे देख रहे हों। चिंता मत करो, मैं अंधा नहीं हूं। मेरी आंखों को अब रोशनी ज्यादा बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए डॉक्टर ने मुझे ये चश्मा पहनने की सलाह दी है। ओह अच्छा, आपसे मिलकर अच्छा लगा ग्रैंडपा। तुम दिखने में बहुत ही अच्छे लड़के हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें हमारे साथ रहकर अच्छा लगेगा। पीछे को से अच्छा लगेगा ग्रैंडपा। जैसे ही नीना की ग्रैंडपा ने मेरा हाथ छोड़ा, मैं उनसे दूर हो गया। अपने पीछे से आती हुई एक औरत की आवाज सुनकर मैं फौरन मुड़ गया और वो वहां थी, मिसेस स्माइल्स, नीना की मॉम। वो एक काफी सुंदर महिला थी और शायद परिवार में इकलौती ऐसी इंसान जिसके शरीर में कोई दिक्कत नहीं थी। उन्होंने भूरे रंग की ट्राउजर्स के साथ लाल रंग का टाइट ब्लाउज पहना हुआ था। उसके नीचे उन्होंने ऊंचे बूट्स पहने हुए थे। उसी के साथ साथ उन्होंने हाथ में भूरे रंग के दस्ताने भी पहने हुए थे, जो और भी ज्यादा अच्छे लग रहे थे। उनकी उंगली पर पहनी हुई डायमंड की उस खूबसूरत अंगूठी से तो मेरी नजर ही नहीं हट रही थी। मुझे बुलाने के लिए शुक्रिया मिसेस माइल्स। हमारे पास बहुत खाना है जस्टिन, तुम्हें कोई नहीं खाने वाला। सभी लोग उनके उस मजाक पर हंसने लगे, इसलिए मैं भी शर्मिंदा होकर मुस्कुराने लगा। काफी मजाकिया था। मैंने ऊपर का गेस्ट रूम तुम्हारे लिए तैयार करवा दिया है। नीना आज रात हमारे साथ सोएगी। बुरा मत मानना, हम थोड़े पुराने ख्यालों वाले हैं। हमारे परिवार में हम थैंक्स गिविंग कुछ अलग तरह से करते हैं। ओह नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं है मिसेस माइल्स। नीना मुझे ऊपर वाले बेडरूम में ले गई और जब हम कमरे में अकेले थे तो उसने मेरे गले में अपनी बाहें डाली और पूछा, तो कैसे लगे तुम्हें हम सब? हाँ, सब अच्छे हैं। डिनर करने तक का इंतजार करो। मेरी मॉम थैंक्स गिविंग पर कमाल का खाना बनाती हैं। मैं इंतजार नहीं कर सकता। उसने मुझे चूमा और फ्रेश होने चली गई। मैंने दरवाजा बंद किया और एक सिगरेट जला ली। हालांकि मैं नीना से कह चुका था कि सब ठीक है, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं था। मैं इस बात पर यकीन कर ही नहीं पा रहा था कि उसका परिवार इतना अजीब है। जिस तरह उसके लंगड़ाते डैड ने मुझे घूरा, उसके ग्रैंडपा ने मेरा हाथ जोर से पकड़ा और तो और उसकी मॉम का वो अजीब मजाक। हमें डिनर के लिए नीचे बुलाया गया और हम इस बड़े से टेबल के आगे आकर बैठ गए, जिस पर मैश्ड पोटैटोस, फ्राइड चिकन, बड़ा सा रोस्टेड टर्की, चीज केक और चॉकलेट डोनट्स पड़े हुए थे। नीना वाकई सही कह रही थी, उसकी मॉम को थैंक्स गिविंग का खाना अच्छे से बनाना आता है। हम सब ने अपने अपने ग्लासेस उठाए और उसने वाइन डाली। तभी मेरा ध्यान पीछे गैस पर रखे एक पॉट पर गया। मिसेस माइल्स बोलते हुए उठी कि मैं तो इस सूप के बारे में भूल ही गई थी। अपने किचन के मिटेंस का इस्तेमाल करते हुए वो सूप के पॉट को ले आई और उसे टेबल के बीचों बीच रख दिया। जैसे उन्होंने उसका ढक्कन खोला, मीट और सब्जियों की खुशबू से पूरा कमरा महक उठा। मैं उसे चखने के लिए बेताब था। मैंने एक चमचा लिया और कटोरे में अपने लिए सूप डालने ही वाला था कि नीना के ग्रैंडपा ने जोर से मेरे हाथ पर मारा और चिल्लाए, ये तुम्हारे लिए नहीं है। क्या? मैंने कंफ्यूज होकर नीना की तरफ देखा। वो भी इस चीज से काफी शर्मिंदा थी। उसके डैड आर्नल्ड ने फिर से एक बार मुझे ऐसे घूरा जैसे मार ही डालेंगे और कहा, यह सिर्फ हमारे लिए है,
तुम बाकी सब कुछ खा सकते हो। बुरा मत मानो जस्टिन, ये सूप एक तरह से हमारे परिवार का ट्रेडिशन है। हम इसे सिर्फ थैंक्स गिविंग पर बनाते हैं, अपनी दशकों पुरानी सामग्री की मदद से, और सिर्फ परिवार के ही लोगों को इसे खाने की अनुमति है। ये पारंपरिक विधि एक तरह से हमारे एक दूसरे को शुक्रिया करने का तरीका है और एक दूसरे के आभारी होने का भी। लेकिन चिंता मत करो, अगर तुम्हारे और नीना के बीच सब ठीक रहा तो तुम्हें शादी के बाद इसे खाने का मौका मिलेगा। मॉम, अब बस भी कीजिए। मैं शर्मिंदा होकर मुस्कुराया और कहा, मुझे माफ कीजिएगा मिसेस माइल्स, मेरा इरादा आपको कष्ट पहुंचाने का नहीं था। कोई बात नहीं, मुझे तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था। चलो अब खाना शुरू करते हैं। नीना और उसके अजीब परिवार के साथ भरपेट खाना खाने के बाद मैं सोने चला गया। पूरी रात मैं उस स्वादिष्ट सूप की खुशबू के बारे में सोचता रहा। मैं शायद सो गया था, लेकिन फिर ग्रैंडपा की उस घड़ी की वजह से करीब 3 बजे मेरी नींद खुली। प्यास लगने की वजह से मैं नीचे किचन की तरफ गया। सब गहरी नींद में सोए हुए थे, इसलिए मैं दबे पांव वहां पहुंचा। सूप पॉट अभी भी किचन के ओवन में पड़ा था। थोड़ा सा चखने के लिए मैंने उसमें चम्मच घुमाया। मीट का एक बड़ा पीस ढूंढते हुए जब मैंने करची उसमें घुमाई, तब जो मैंने देखा उसे देखकर मुझे जैसे दिल का दौरा पड़ गया। एक एक करके कुछ चीजें ऊपर तैरने लगी। एक आंख, एक छोटा कान, एक पैर का अंगूठा और एक महिला की उंगली। मैं चिल्लाया और जमीन पर डर के मारे गिर गया। ये परिवार पारंपरिक थैंक्सगिविंग सूप के नाम पर एक दूसरे के अंगों को पकाकर पी रहे थे। ऐसा लगता है जैसे तुम भी हमारे पारंपरिक थैंक्सगिविंग सूप को चखने से खुद को रोक नहीं पाए। मैंने कहा था ना टेसी, कि लड़का एक न एक दिन हमारे जैसा ही निकलेगा। बस भी करो आप सब, मेरे प्यार को इतना परेशान मत करो। अब हमारे पास सूप में डालने के लिए एक और खास सामग्री होगी। थैंक्सगिविंग बहुत बहुत मुबारक हो। उन चारों ने भूखी आंखों के साथ मुझे घेर लिया। यहाँ तक कि मेरी प्यारी मासूम गर्लफ्रेंड नीना भी हाथ में चाकू लिए मेरे पास खड़ी रही। वो एक पागल की तरह मुस्कुरा रही थी और उसने कहा, मॉम, क्यों ना अब आप भी अपना दस्ताना उतार दें। मेरा मतलब है जस्टिन को अब पता चल ही गया होगा कि। मिसेस माइल्स ने अपना दस्ताना उतारा और मैंने देखा कि उनकी रिंग फिंगर कटी हुई थी। नीना के ग्रैंडमा ने अपना चश्मा उतारा और मैंने देखा कि उनकी एक आंख नहीं थी। मिस्टर माइल्स पहली बार नंगे पांव खड़े थे और मैं समझ गया कि वो बड़ा अंगूठा उनके पैर का था जो मैंने सूप में देखा था। क्या तुम सब पागल हो? नहीं, हम अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं और इस तरह एक दूसरे के मांस और खून चखकर हमें एकता का एहसास होता है। हर साल मेरी मॉम इस सूप को उबालती हैं और टॉपिंग्स के तौर पर इसमें हमारे अंगों को डाल देती हैं। जाहिर है कि हम इन्हें ज्यादा नहीं पका सकते, ये हमारे खास और खुफिया सामग्री है। जब हम सूप पी लेते हैं तो हम इन अंगों को दोबारा एक जार में डालकर रख देते हैं और अगले थैंक्सगिविंग में फिर से इस्तेमाल करते हैं। ओह माय गॉड! कम ऑन, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, ये बस एक बार होना है। तो फिर बताओ कि तुम क्या डोनेट करोगे? इसकी आंख निकाल दो, हमारे पास पहले से ही एक आंख है। ओह, अगर इसकी नाक निकाल ले तो? मॉम, जस्टिन हमारा मेहमान है, तो क्या हमें उसे चुनने का मौका नहीं देना चाहिए? मेरी आंखों से आंसू आने लगे। मैं जानता था कि मैं फंस चुका। मुझे मालूम था कि अब मैं यहां से बाहर नहीं निकल सकता। नीना मेरे पास आकर बैठ गई और उसने मेरे गाल पर चूमा। ये बस एक बार की बात है, प्लीज, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। मेरे लिए ये कर लो जान, बस एक बार। मैंने अपनी आंखें बंद की और सर हिलाकर हाँ कहा। पिछले साल नीना और मेरी शादी हो गई। तस्वीरें इसलिए सुंदर आई क्योंकि मैंने अपनी नकली नाक लगा ली थी। घाव भर गए थे, अब इस पर दर्द नहीं होता। मैं खुश हूं कि ये सिर्फ एक बार की बात थी और इस थैंक्सगिविंग पर मुझे माइल्स परिवार का पारंपरिक थैंक्सगिविंग सूप चखने का मौका मिलेगा, क्योंकि अब मैं भी उनमें से एक हूं। मेरा नाम थॉमस मैकफर्सन है। जो कहानी मैं आपको अभी सुनाने जा रहा हूं वो अविश्वसनीय लग सकती है, लेकिन आप सब प्लीज मेरा यकीन करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं आज रात जिंदा नहीं बचने वाला। ये सब कुछ घंटों पहले शुरू हुआ। मैं और मेरा परिवार थैंक्सगिविंग मना रहे थे, इसलिए हम सब एक साथ थे, जो मेरे परिवार में आम बात नहीं थी। आज मेरे अंकल, मेरी आंटी और मेरा भाई आए हुए थे। आज उसका जन्मदिन भी था। यहां आने के लिए उन्होंने बहुत ही लंबा सफर तय किया था। उनके साथ ऐसा नहीं होना। ओके टॉमी, संभालो अपने आप को, तुम कर सकते हो।
जल्द से जल्द ये कहानी सुना दो, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। हालांकि ये सब कुछ ही घंटों पहले हुआ है, लेकिन फिर भी मुझे सब कुछ धुंधला धुंधला ही याद है। ऐसा लग रहा है जैसे उन बदमाशों ने कुछ कर दिया है जिससे मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। लेकिन अगर मैं बहुत कोशिश करूँ तो मेरी याददाश्त वापस आ जाती है। हालांकि अब ऐसा करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। मैं आप सबको ये कहानी बताने के लिए अपनी पूरी कोशिश करूंगा। जैसे कि मैं कह रहा था कि हम सब टेबल पर बैठे हुए थे। हम टर्की खा चुके थे और अब हम मेरी मॉम से मजाक कर रहे थे। हम उन्हें कह रहे थे कि वो मेरे भाई जिमी के जन्मदिन का केक लेने में कितनी देर कर रही हैं। वो हमारी ये बात सुनकर हंसने लगी। उनकी मजाक करने और खुश रहने की आदत सबको बहुत पसंद थी। जब वो केक लेकर आई तो हम सब ने लाइट्स बंद कर दी और जिमी के लिए हैप्पी बर्थडे का गाना गाने लगे। लेकिन जब हमने लाइट्स जलाने की कोशिश की, पहली अजीब घटना हुई। वो लाइट्स जली ही नहीं। मेरे डैड उठकर किचन की लाइट जलाने के लिए गए, लेकिन वो भी नहीं जली। मेरा पूरा परिवार हैरान रह गया जब दूसरी घटना घटी। आखिर ये क्या था? ये तो बस गाय की आवाज थी। नहीं, बिल सही कह रहा है। एक गाय कभी इस तरह आवाज नहीं करती जब तक उसके साथ कुछ ना हो रहा हो। क्या तुम्हें लगता है कि हमें चलकर देखना चाहिए? हाँ बिल्कुल, मैं अपनी शॉटगन लेकर आता हूं। नहीं, बिल्कुल नहीं, हम एक पारिवारिक खाने पर बैठे हैं, इसमें यह सब मत करो। ग्लोरिया, मैं वादा करता हूं कि हम सब जल्द से जल्द वापस आ जाएंगे। टॉमी, क्या तुम हमारे साथ आ रहे हो? मैं? हाँ, अब तुम बड़े हो गए हो, हमें देखने में मदद करो कि क्या हुआ है। जरूर डैड। हम तीनों हमारे घर के पीछे बने खलिहान में चल रहे थे। वो रास्ता छोटा था, लेकिन अंधेरा चारों ओर छाया हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी काले साए ने हमारे घर के बाहर से रोशनी निकाल ली हो। जब हम वहां पहुंचे तो एक तेज रोशनी हमारी आंखों के आगे चमकने लगी। जब मेरी आंखों से वो रोशनी हटी तो जो मैंने देखा उसके बाद मेरे होश उड़ गए। मेरे डैड ने मेरा मुंह बंद कर दिया क्योंकि उन्हें लग गया कि मैं चिल्लाने वाला हूं। लेकिन उनके कांपते हाथों को देख मैं समझ गया था कि वो भी बहुत डरे हुए थे। वो रोशनी एक तरह के शिप में से आ रही थी और उसमें दो अजीब से दिखने वाले प्राणी एक मशीन की मदद से एक मरी हुई गाय को लेकर जा रहे थे। ओह नहीं, क्या वो एलियंस हैं? चुप रहो बिल, वो लोग हमें सुन लेंगे। हे भगवान, क्या वो हमें देख रहे हैं? मैंने अपना सर उन लोगों की तरफ घुमाया और जैसे मेरे अंकल ने कहा था, वो दोनों चेहरे हमारी ही तरफ देख रहे थे। ये देखते ही हम सब डर के मारे घर की तरफ भागने लगे। हमने पीछे से शॉटगन से गोलियां चलने की आवाज सुनी, लेकिन जो हमने देखा उसके अलावा मैं और कुछ नहीं सोच पा रहा था। हम घर पहुंचे और हर तरफ मोमबत्तियां जल रही थी और मेरे अंकल हमारे परिवार को घबराते हुए वो सब बताने लगे जो हमारे साथ हुआ, क्योंकि अंदर बैठे हुए लोगों को कुछ भी नहीं पता था। अचानक मेरी मॉम ने ऐसा कुछ कहा जो सुनकर हम सबके होश उड़ गए। मेरे पति कहाँ हैं? मेरे डैड घर के अंदर नहीं थे। क्या टॉमी, तुमने उसे हमारे साथ आते हुए देखा था ना? नहीं, वो हमारे पीछे थे। मुझे लगता है कि जब हम भाग रहे थे तब वो पीछे से उन लोगों पर गोली चला रहे थे। मेरे पति कहाँ हैं? हम दोनों में से कोई भी मेरी मॉम को जवाब नहीं दे पाया और ना ही मैं अभी अपने डैड के गुमशुदा होने पर कुछ सोच पाया था कि अचानक मेरी आंट ने मेरे भाई को धक्का दिया और फिर मेरी तरफ कूद गई। वो पूरी ताकत लगाकर मेरा गला दबाने लगी। मेरे अंकल और मेरी मॉम ने मुझे उनसे छुड़वाने में मदद की। मेरी आंट वहां बस खड़ी रही, अजीब तरीके से देख रही थी और उनकी आंखें बहुत बड़ी हो गई थी। उनकी नाक से खून निकलने लगा था और बिना कुछ कहे वो दरवाजे की ओर चलने लगी और फिर बाहर चली गई। मॉम, मॉम, आप कहां जा रही है? अरे नहीं नहीं नहीं, तुम ये क्या कर रहे हो? हमें अकेला छोड़कर कहां जा रहे हो? मुझे माफ करना ग्लोरिया, प्लीज मेरे बेटे का ख्याल रखना। मैं जाकर उसे लेकर आता हूं और जल्द से जल्द आने की कोशिश करता हूं। लेकिन बिना मेरी मॉम की बात सुने वो वहां से चले गए। मॉम, मुझे डर है कि अब वो वापस नहीं आएंगे। घर के सभी दरवाजों और खिड़कियों को बंद करने में प्लीज मेरी मदद कीजिए। घर का मुख्य द्वार बंद मत करना, हो सकता है कोई वापस आ जाए, इसलिए उसे सिर्फ ताला लगाना। ठीक है मॉम। मैंने सभी खिड़कियों को घर के सामान से ब्लॉक करना शुरू कर दिया, लेकिन जब मैं किचन के दरवाजा बंद कर रहा था तो मैंने डाइनिंग कमरे की खिड़की से खटखटाहट की आवाज सुनी। मैं धीरे से पास गया। मेरा भाई भी वहां था, लेकिन उसने पर्दे के पीछे देखने की हिम्मत नहीं की। उस खिड़की के आगे अभी कुछ नहीं लगा हुआ था, लेकिन वो बंद थी, इसलिए मैंने उसे आखिर के लिए छोड़ दिया था। मैं पर्दे के आगे आकर खड़ा हो गया, अपनी हिम्मत जुटाई और पर्दे को हटाया। मेरे अंकल खिड़की के उस पार खड़े थे और अपना सर खिड़की पर मार रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उनका खुद पर कोई काबू नहीं था। डैड! ये क्या हो रहा है? ये आवाज कहां से आ रही है? ये आवाज छत से आ रही है।
कोई ऊपर से घर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। मॉम, हमें छुपना होगा। मॉम! बेटे, तुम जाकर छुप जाओ, मुझे थोड़ी नींद सी आ रही है। आंटी, आपको क्या हो रहा है? आप पूरी सफेद हो गई हैं। ओह, तुम कितने छोटे लग रहे हो टॉमी। क्या तुमने अपना होमवर्क किया? आंटी, मैं जिमी हूँ, टॉमी वहां है। मेरी मॉम का अपने ऊपर कोई नियंत्रण नहीं था। वो जैसे सब कुछ भूल गई थी। पैरों की आवाज और ज्यादा पास आती जा रही थी। मैं बाथरूम के दरवाजे की तरफ भागा और रास्ते में मैंने ये कैमरा हाथ में ले लिया और खुद को बाथरूम में बंद कर लिया। जिमी! ओ नहीं, मैं उसे कैसे भूल सकता हूँ? मुझे बहुत नींद। मुझे सोचने में इतना जोर क्यों लगाना पड़ रहा है? वो लोग जो हमारे घर घुस आए थे अब बाथरूम के दरवाजे के बाहर खड़े थे और मैंने देखा कि बाथरूम के दरवाजे का लॉक बंद और खुल रहा था। अगर मैंने दरवाजा अंदर से बंद ना किया होता तो वो लोग अंदर आ गए होते। उन्होंने थोड़ी और कोशिश की, लेकिन उसके बाद वो वहां से चले गए। ये सब हुए 1 घंटा बीत चुका था। मैं अब भी बाथरूम के अंदर बंद था। मैं जानता हूं कि वो यही है। मुझे उनके पैरों की आवाज आती और जाती हुई सुनाई दे रही है। मुझे और भी ज्यादा नशा महसूस होने लगा है। कभी कभी मैं भूल जाता हूं कि मैं कहां हूं और क्या कर रहा हूं। अगर कोई भी ये वीडियो देख रहा है तो प्लीज हमारी मदद करो। मेरा नाम थॉमस मैकफर्सन है। मैं मरना नहीं चाहता। मैं बहुत डरा हुआ हूं। अचानक से मुझे प्यास लग रही है, बहुत प्यास। मुझे पानी के लिए कुछ चाहिए। शायद अगर मैं किचन से एक गिलास पानी ले आऊं तो ठीक रहेगा। बस इतना, बस एक गिलास पानी और फिर मैं वापस आ जाऊंगा। 1983 अक्टूबर में एक परिवार थैंक्सगिविंग का जश्न मना रहा था। वो आखिरी रात थी जब मैकफर्सन का परिवार को देखा गया। कुछ समय बाद एक वीडियो कैमरा मिला जिसमें ऐसी चीजें देखने को मिली जो सबको हैरान करेंगी और कई फिल्मों को भी प्रेरित करेंगी। अब आप जो वीडियो देखेंगे वो थॉमस मैकफर्सन का नाटकीय रूप है, जिसमें बताया गया है कि उस रात उसने क्या देखा। उसका नाम लो और वो दोबारा आएगा। वो आकर बदमाश बच्चे को सजा देगा। तुम्हें उसके पैरों की आवाज रात के सन्नाटे में सुनाई देगी। उसका नाम है क्रैम्पस और वो भयानक है। मेरी बहन इस कविता को बार बार दोहरा रही थी। एक पल के बाद मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने टीवी का रिमोट उसकी तरफ फेंका और उससे चिल्लाकर कहा, बंद करो इसे। आउच! मुझे लग गई एंड्रयू। तो फिर इस बेकार कविता को पढ़ना बंद करो। क्यों? क्या तुम डर गए? तुम्हें पता है क्या, क्रैम्पस तुम्हारे लिए आएगा बिना वजह कि तुमने मुझे मारा है और इसलिए इस बार क्रिसमस पर तुम एक बदमाश बच्चे हो। जैसे ही सूजी ने यह कहा हमारे कमरे की लाइट झपकने लगी। मेरा चेहरा फीका पड़ गया। उसने शैतानी मुस्कान के साथ मुझे देखा और फुसफुसा कर कहा, मैंने तुम्हें कहा था वो आ रहा है। चुप रहो, मैं चिल्लाया और अपने कमरे में चला गया। मेरे बिस्तर के पास लगी खिड़की के पार घना जंगल है। हम शहर के बाहर इस छोटे से घर में रहते हैं। हमारे मॉम डैड किसान हैं और उस वक्त वो घर के पास बने घोड़ों के तबेले में उन्हें खाना खिलाने गए थे। इसलिए उस वक्त घर पर सिर्फ मैं और मेरी बहन थी। तबेला घर के ठीक पीछे था, लेकिन मुझे डर था कि अगर क्रैम्पस मुझे पकड़ने आया तो मेरे मॉम डैड तक मेरे चिल्लाने की आवाज नहीं पहुंचेगी। और तभी मैंने ग्लास के टूटने की आवाज सुनी। सूसी! मैंने उसे आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मैं अपने कमरे से बाहर आया और मैंने सूजी को जमीन पर लेटा हुआ देखा। सूजी, तुम जमीन पर क्यों लेटी हो? जब मैं उसे देखने उसके करीब गया तो मैंने एक बहुत ही भयंकर मंजर देखा। किसी ने सूजी की आंखें निकाल दी हैं। उसकी आंखों पर गड्ढे थे। मेरे पीछे से किसी के जोर से गुर्राने की आवाज आई। जब मैं पीछे मुड़ा तो मैंने एक बहुत ही डरावना जानवर देखा। उसका शरीर फीका पड़ चुका था जैसे कोई बर्फ। उसकी दाढ़ी सैंटा जैसी थी, बस वो काले रंग की और छोटी थी। उसकी नाक लंबी थी। उसका चेहरा सफेद था, लेकिन देखने में वो काफी इंसानों जैसा लग रहा था। उसके सींग देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अगर उसने छलांग मारी तो वो छत छू लेगा। उसके शरीर देखने में इंसानों जैसा लग रहा था, लेकिन उसके हाव भाव और बाकी चीजें सब जानवरों जैसी थी। उसके पैर मुड़े हुए थे जैसे किसी गाय या बैल के हो। उसकी एक लंबी पूंछ भी थी। उसका धड़ टेढ़ा था और उसके चेहरे और हाथ छोड़कर बाकी हर जगह बाल थे। उसके हाथों पर टूटी हुई जंजीर थी जो एक भारी लाल क्रिसमस के आभूषण जैसे लग रही थी। वो एक और जंजीर के साथ उसकी पूंछ से बंधा हुआ था। उसके कान और दांत दोनों ही देखने में बहुत तीखे लग रहे थे। उसके भयानक विचित्र रूप के बावजूद उस प्राणी के बारे में सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली चीज थी उसके पीठ पर लगी हुई टोकरी, जिसमें एक बच्चे की बाजू निकलकर लटक रही थी। कहानियां सच्ची थी। क्रैम्पस वाकई होता है।
क्या क्या हुआ सूसी को? मैंने उसे तुम्हें डराने की सजा दी है। लेकिन वो कोई बदमाश बच्ची नहीं थी, मैं था। उसने कहा था कि तुम मेरे लिए आओगे। लेकिन वो नियम भूल गई। क्या उसने पहले तुम्हें डराने की कोशिश नहीं की थी? हाँ, उसने ऐसा किया था, लेकिन क्रैम्पस ने मेरी बात खत्म होने का इंतजार नहीं किया और बाहर के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। उसके एक एक कदम पर हमारे घर ऐसा हिल रहा था जैसे वहां कोई भूकंप आ गया हो। मैंने अपनी पूरी जान लगाकर चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन मेरे अंदर से कोई आवाज नहीं निकली। आखिरकार जैसे ही मैं चिल्लाया, क्रैम्पस ने दोबारा पीछे मुड़कर मुझे देखा। उन्हें बचाने की कोशिश करने का अब कोई फायदा नहीं है। अब अगली बारी उनकी है। प्लीज मत करो, मेरे परिवार के साथ ऐसा मत करो। तुम इन्हें अपना परिवार कहते हो? क्या तुम भूल गए हो कि एक दिन तुम्हारे शराबी डैड ने नशे में तुम्हारा हाथ सिगरेट से जला दिया था? मेरे आंखों से आंसू आने लगे। हालांकि वो सही कह रहा था, लेकिन फिर भी मैं अपने परिवार को बचाना चाहता था। बेशक वो मेरे साथ कितने भी बुरे और मतलबी क्यों न रहे हो। गोद लिए हुए बच्चों को अक्सर वैसा बचपन नहीं मिलता जैसे वो चाहते हैं। मैं नहीं भूला, लेकिन मैं एक बार फिर अकेला नहीं होना चाहता। तुम्हें हर बार मुझे बचाना बंद करना होगा। प्लीज एक बार के लिए मेरा परिवार छोड़ दो। लेकिन वो कभी तुम्हारे साथ अच्छा पेश नहीं आते। परिवार का मतलब होता है तुमसे प्यार करना। सेंटा से एक नकली परिवार मांगना बंद करो। वो हर बार तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करता है और आखिरकार मुझे ही सब ठीक करना पड़ता है। तुम कोई आम बच्चे नहीं हो। तुम्हें किसी परिवार की जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे एक आम जिंदगी ही चाहिए। क्रैम्पस ने गुस्से में अपनी जंजीर जमीन पर घुमाई और चिल्लाकर कहा, हटाओ मेरे रास्ते से। समय अपने आप को दोहरा रहा था। मैं क्रैम्पस का पीछा करने लगा। वो तेजी से फार्म हाउस की तरफ बढ़ रहा था। मैं उसे भीख मांगने लगा, लेकिन वो नहीं रुका। ठीक पिछली बार की तरह वो फौरन तबेले के अंदर घुस गया और उसने मेरे मुंह पर दरवाजा बंद करके अंदर से ताला लगा दिया। उसके बाद जो हुआ वो मेरे लिए हैरान कर देने वाला था। मैंने क्रैम्पस के घुर्राने और उसकी जंजीर की आवाज सुनी और मेरे मॉम डैड की आवाज पूरे घाटी में गूंजने लगी। सूजी की कविता बार बार मेरे दिमाग में बजने लगी। उसका नाम लो और वो दोबारा आएगा। वो आकर बदमाश बच्चों को सजा देगा। तुम्हें उसके पैरों की आवाज रात के सन्नाटे में सुनाई देगी। उसका नाम है क्रैम्पस और वो भयानक है। नर्स डार्लिन ने मुझे कुछ पल के लिए कमरे से बाहर जाने को कहा, क्योंकि उन्हें मिस्टर और मिसेस हार्लो से कुछ खास बात करनी थी। जबकि मैं कमरे से बाहर चला गया, लेकिन वहीं दरवाजे के पास खड़ा रहा ताकि मैं उनकी बात सुन सकूं। एंड्रू एक बहुत ही अच्छा बच्चा है, लेकिन उसने बहुत कुछ सहा है। पिछले दोनों परिवार उसके साथ बुरा बर्ताव करते थे। हमें उसके शरीर पर चोट और जलने के निशान मिले थे जो पिछले परिवार ने उसे दिए थे। लेकिन इससे भी ज्यादा बुरी चीज जो उसके साथ हुई वो थी उनकी मौत। उनकी मौत? ये आप क्या कह रही हैं? दोनों ही परिवारों की मौत एक साइको के हाथों थैंक्सगिविंग से पहले ही हो गई। कम से कम पुलिस का तो यही कहना है। अगर आप इस बच्चे को घर देना चाहते हैं तो मैं कहूंगी कि आप इसका अच्छे से ख्याल रखिएगा। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, उसने बहुत कुछ सहा है। उसकी देखभाल करने वाले लोगों का इस तरह बच्चे के साथ बुरा बर्ताव करना बहुत ही भयानक महसूस करवाता होगा। और फिर उनकी मौत देखना। क्या उसने कभी कातिल की बात की या फिर कम से कम ये बताया हो कि उस रात क्या हुआ था? नहीं, दोनों ही सूरतों में पुलिस को वो अपने कमरे में बेहोशी की हालत में मिला था। तहकीकात अभी भी चल रही है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप इसका खास ख्याल रखें। आप चिंता मत कीजिए सिस्टर डार्लिन, हम एंड्रयू को वो जिंदगी देंगे जिसका उसे हक है। आप निश्चिंत रहिए, वो हमारे साथ अपनी जिंदगी की बेहतरीन थैंक्सगिविंग मनाएगा।